मैं कोई भी बॉडी क्रिमेट करती हूँ और उसके पैर छूने के बाद जो मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है कि हाँ अंत समय उसको लावारिश कम से कम कोई नहीं कह पाया। एक कंधा कोई ऐसा था जो वारिश बन के, चाहे वो बिटिया, चाहे वो मुझे माँ कह ले, बिटिया कह ले, या कुछ भी कह करके संबोधित करे। और अंत समय अगर हम इस चीज़ को, किसी भी व्यक्ति का अगर ये बोझा हल्का कर पाए हैं तो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाता है। तो ये हम उन निगेटिव चीज़ों में ये पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं, तो मैं कम से कम तसल्ली में आ जाती हूँ। मेरे अपार्टमेंट में एक लोगों ने फांसी लगा ली थी, तो वो जिन्होंने फांसी लगाई थी वो अक्सर हमसे बोलते थे, मतलब बोलचाल था इत्तेफाक से कि रात का समय था, काफ़ी रात हो गई थी, तो उनकी बॉडी को हम ले करके गए थे। और चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो वो उसका पोस्टमार्टम और वो पूरा प्रोसेस होता है 72 घंटे रखने का एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस में होनी थी। तो उनको उस प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, और जब मैं वापस घर से आ रही थी तब मुझे लगता है शायद 1:30 बज गया होगा। और 1:30 बजे ऑब्वियसली एक लंबा रूट सन्नाटा जब था, एक माइक्रो सेकेंड के लिए एकदम से पता नहीं क्या थॉट आया कि अभी तो वो मेरे पीछे थे। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कोरोना का वो दौर हम में से शायद कोई नहीं भूल सकता। उस दौर में हमने अपने किसी को खोया था। उस समय कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पर लोगों ने मानवता के ऊपर कोरोना के डर को रखा था, लेकिन उस दौर ने हमें समाज के कुछ हीरोज से भी मिलवाया था। ऐसी ही एक नायिका आज गांव पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, जिनका नाम है वर्षा वर्मा। चलिए बात करते हैं वर्षा वर्मा जी से। वर्षा वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव पॉडकास्ट। शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं कि इस समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाने वाला है? बिल्कुल, मुझे लगता है जब कोई भी चीज़ें आप शुरुआत करते हैं तो उसका जो प्रथम जो फर्स्ट स्टेप जो उसका होता है वो परिवार से ही चीज़ें आती हैं। और जैसा लोग जानते हैं, अब तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो पूरे ब्लड में ही लगता है कि समाज सेवा है। मैंने बहुत सारी कई जॉब्स भी की और काफ़ी सारी चीज़ें अपने जीवन में किया है, काफ़ी पड़ाव हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पड़ाव रहे हैं। बावजूद उसके मुझे लगता है कि जो दिल अगर हमारा कहीं पर लगता है तो वो समाज सेवा में ही लगता है। और इसका पहला बीज भी हमारे परिवार से ही आया, और 14 वर्ष की आयु से मैं इन छोटी छोटी सेवाओं में हम लग गए थे, और जिसका अब आप एक बड़ा रूप देख सकते हैं समाज में। जी। तो कोरोना काल का जो आपका समाज सेवा थी, उसमें हम बहुत लोगों ने देखा कि आपने ग्राउंड पे जाके कितना बेहतरीन काम किया है। चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, शवों को शमशान तक पहुंचाना हो, क्रिमेशन करना हो, उसके बारे में बताइए। कैसे आपने हिम्मत जुटाई जहां लोग डर रहे थे कि भाई कोरोना से? देखिए, मैं बताऊं कि डेस्टिट्यूट या जो लावारिश लोग होते हैं सड़कों पर, मेरे उन पर काफ़ी लंबे समय से उन पे हमारा कार्य रह रहा था। और जब आप किसी व्यक्ति का, खासकर जो आप जिसे नहीं जानते, जिससे आपका कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं है, अगर आप उसके लिए कुछ करते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं, एक जुड़ाव सा आप महसूस करते हैं। आप उसको धीरे धीरे परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। और जब आप परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं तो देखिए, जब सेवा के बाद 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं। एक रिजल्ट ये हो सकता है कि वो कोई भी बुजुर्ग महिला या पुरुष जो भी, जिनका भी हम ट्रीटमेंट करवा रहे हों, वो स्वस्थ हो जाए और उनको हम वापस शेल्टर होम में छोड़ दें। और मान लीजिए बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो वो चीज़ें दिमाग में रहती थी कि इतनी सेवा के बाद अगर क्रिमेशन, देखिए वो लावारिश हैं, यानी कि उनका कोई नहीं है। तो और मैं बताऊं आपको, बचपन में कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीरें हमारे सामने ऐसी आई, तस्वीरों से मतलब है जो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो वो तस्वीरें हमारी निगाह से, हमारे दिल से, हमारे जहन से कभी हट नहीं पाई, वो घर कर गई थी। उसको देखते हुए, जैसे हम देखते थे, चूँकि मैं चौक की निवासी हूँ और वहीं पे उन दिनों जब रहते थे तो मेडिकल कॉलेज और मॉर्चरी आपने देखा होगा कि वहीं पास में ही है। तो जब भी हमारा अक्सर निकलना होता था तो हम चीज़ें देखते थे कि एक रिक्शे पे सफ़ेद रंग के कपड़े पे, मुझे नहीं पता होता था कि इसके अंदर बॉडी होती है। और मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता होता था उस समय, कम उम्र की वजह से, कि बॉडी या इंसान का मरना भी कोई चीज़ होती है। लेकिन हाँ, वो चीज़ क्लिक करती थी और मैं अपने पेरेंट्स से अक्सर पूछती थी कि इस रिक्शे पे, भाई पहले का प्रोसेस यही था, अब तो खैर बहुत
स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया कि उसको बॉडी बैग में इज्जत के साथ उसको पूरा रैप करते हैं और उसके बाद बॉडी जाती है क्रिमेशन के लिए। पहले का जो प्रोसेस था वो सफ़ेद चादर में लपेट करके उसको रिक्शे पे रखते थे, और कभी कभी एक रिक्शे में 2 बॉडी 3 बॉडी हुआ करती थी, तो इधर पैर भी लटक रहा होता था, इधर सर भी लटक रहा होता था। वो चीज़ें क्लिक करती थी, लगता था कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत नहीं पता होने के बावजूद लगता था ये तरीका ठीक नहीं है। वो चीज़ें जब घर कर गई, फिर ये डेस्टिट्यूट की सेवाएं आई। उनकी डेथ के बाद जब बॉडी नहीं मिलती थी तो मुझे लगता था कि इतनी सेवा के बाद में कम से कम हमारे कंधे अंत समय तो उनके रहते, तो जो एक बोझ होता है ना, लावारिस शब्द एक अपने आप में बहुत बोझिल शब्द है, तो वो जब लगता था कि वो कम से कम हम लास्ट मोमेंट पे वो तो कम कर पाते किसी लावारिस का लिए वारिस हमारे कंधे बनकर, वो चीज़ें क्लिक की। तो उस पर जब 6 साल 6.5 साल इन्फेक्ट हो रहे हैं कि जब हम लावारिस शवों का भी क्रिमेशन हमने स्टार्ट किया। उनको क्रिमेशन करने के बाद देखिए मजबूती तो हमारी जड़ों में आ चुकी थी 6-6.5 साल से। जो कहते हैं ना कि एक फीमेल डरती है क्रिमेशन कराने से या गुलाला घाट या बैकुंठ धाम जाने से, जो डर था वो डर हमारा पिछले 6 साल से निकल रहा था। और रही बात कि कोरोना में हम इतना मजबूती के साथ क्यों कर पाए, मैं आपको बताऊँ एक बहुत छोटी सी बात कि अगर आप इंसान हैं, अगर आप मनुष्य हैं और आपके सामने कोई ऐसा भयावह मंजर आ रहा है जिससे न सिर्फ आपके परिवार की क्षति हो रही है, समाज की, शहर की, देश की और दुनिया की, आप ये कड़ी जोड़िए। जब आप इतनी बड़ी क्षति किसी तरह से देखते हैं, किसी की देखते हैं, तो आप या तो डर के, सहम के, रो के या कोई बहाना बना के आप घर बैठ जाएं, और या आप अपने आप को मजबूत करें और आपको लग जाए कि हाँ अब यही सही समय है, आपके मनुष्य का जो आपको जो चोला मिला है वो हक आपको अदा करना है, वो चीज़ आप अपने अंदर लाइए और मैदान में उतर जाइए, फिर देखा जाएगा। देखिए अगर हज़ारों लोगों की जान बचानी है तो किसी एक को तो आहुति देनी होगी, नहीं तो फिर वो हमारी आहुति क्यों नहीं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि पड़ोस वाले हमारे आर्मी में जाए या इतनी बड़ी आहुति किसी बगल वाले की हो, पड़ोसी की हो, तो क्यों नहीं हमसे ये शुरुआत की जाए। तो ये जज्बा आपके अंदर मेरे अंदर आया और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम कि अब सारी चीज़ें परे रख करके अब एक ये भी था कि अब जब मरना ही, अब सब ऐसा लग रहा था ना उन दिनों सबको कि अब तो सब मर ही जाएंगे, अब जब मरना ही है तो कुछ करके मरे, बिना कुछ करे मर जाने का कोई मतलब भी नहीं था। तो वो एक इंसानियत का एक हक अदा करना था, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब हम ऐसे बलिदान और त्याग की बातें करते हैं तो अगर हमसे भी कुछ लोग जुड़े होते हैं, जैसे आपसे भी कुछ लोग जुड़े होते हैं, आपके फैमिली परिवार, तो कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि यार हम सेफ रहें, हम सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो बिल्कुल मुझे लगता है ये भाव जो आपने कहा, ये कंपैरेटिवली फीमेल्स में तो और ज़्यादा कूट के भरे होते हैं, क्योंकि उनको ही परिवार चलाना होता है और सारी चीज़ें। आता था ये भाव आता था, लेकिन पता नहीं क्यों कि पीछे से एक मजबूत आवाज़ मेरे अंदर हमेशा से ये आई। अगर मुझसे कोई कहता था कि वर्षा तुम्हारे रेगुलर इतनी देर फील्ड पे रहने का और कोरोना की डेड बॉडीज़ और दिन भर संक्रमित लोगों के साथ तुम घिरी रहोगी, तो तुम्हें कभी डर नहीं लगता है कि तुम्हारा भी तो परिवार सफ़र करेगा ना इस चीज़ से। मान लो तुम्हें अपने लिए डर नहीं लगेगा, लेकिन कल को तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली सफ़र कर सकती है। मैं बड़ी मजबूती के साथ एक बात हमेशा कहती थी कि आप विश्वास जानिए, इन्हीं सेवाओं से हम अपने परिवार को बचा लाएंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें पूरे परिवार को सेकेंड वेव में छींक नहीं आई थी। फर्स्ट वेव में हम सब पड़े थे, लेकिन सेकेंड वेव में जब मैं मैदान में थी, मैं पूरे फैमिली को, वो जो मजबूत, वो जो मेरा विश्वास है, जो अटल विश्वास प्रभु की ओर था, वो विश्वास इतना ज़बरदस्त था कि पूरा हम सब लोग सेफ रहे। और बाकी आप आगे का पूरा देख ही सकते हैं। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैम ने पूरी सेफ्टी किट्स और सारे मेजर्स के साथ वो फील्ड पे थी, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। मैम मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि मना तो किया गया होगा घर से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस समय हमारे भी माँ बाप थे तो कहते थे कि भैया बाहर मत जाओ, ये है वो है। तो आपको किसने रोका, सबसे ज़्यादा किसने कोशिश की कि यार आपको फील्ड पे नहीं जाना चाहिए? देखो, मना डायरेक्टली तो कोई नहीं कर पाया, क्योंकि जब एक किसी के सर पे भूत सवार हो जाता है ना, ज़बरदस्त वाला, वो भी कि जब सामने वाले को ये पता है कि उसको किसी की सुननी नहीं है, जब उस लेवल का किसी के भूत सवार होता है, तो मुझे कभी नेवर आई रियलाइज़ कि मुझे कभी नहीं इस लेवल का किसी ने भी रोका हो। लेकिन हाँ, हमें बातें पता चलती थी, या जिन बातों का नेगेटिव इफेक्ट हमारी फैमिली पे आया
वो चीज़ें हमारी फैमिली को बहुत सफ़र भी करना पड़ा था उस वजह से। जैसे लगातार बीबीसी ने मेरा पर्सनल नंबर चूँकि वायरल कर दिया था और लगातार सारे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जो जा रहा था, तो जो कुछ आगे पीछे के जो आसपास के जो रिलेटिव्स या कुछ ऐसे लोग थे, तो हमारे मम्मी पापा को जो उन तक जो खबरें पहुंचा रहे थे या फ़ोन करके कि तुम्हारी बिटिया को यही करने का क्या दिमाग में आया है, अच्छा खासा पति कमाता है और सारी चीज़ें अच्छी, इतने अच्छे परिवार से है, तो यही क्यों करना है, उसको ये करने से रोको। तो मम्मी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा अपसेट हुई थी, हस्बैंड अपसेट हुए थे। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे पिताजी हमेशा शाम को जब हमारी रेगुलर बात होती थी उनसे, पापा हमेशा हमारे भी कहते थे कि बिटिया तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम निश्चिंत होकर के करो। तो वो जो एक पापा का जो सपोर्ट रहता था ना, वो फिर सारी चीज़ें को दबा देता था। मुझे लगता था कि हाँ, अगर पापा कह रहे हैं कि हाँ हम राइट डायरेक्शन में हैं। और देखिए, जब आप कुछ कर रहे होते हैं ना, कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर से भी एक आवाज़ आती है कि हाँ तुम कुछ गलत कर रहे हो या नहीं। हाँ, अगर जितना बिंदास मैं अभी बोल पा रही हूँ, भगवान ना करे अगर कोई क्षति हमारी फैमिली में हो जाती है तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ भी नहीं कर पाते, ये भी बात है। लेकिन टचवुड वो सारी चीज़ें पॉजिटिव रही, सब कुछ अच्छी रही, पापा का सपोर्ट भी मिलता रहा और हस्बैंड ने भी खैर नो डाउट। अब भाई क्योंकि जाना तो हमें डेली अपने ही घर था, तो ऑब्वियस है शुरुआत में थोड़ी सी पैनिक की स्थिति थी। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि लग गया कि अब इसने रुकना नहीं है, तो पैनिक को उन्होंने केयर में, चिंता में हमारे जब हम शाम को आते थे तो इम्यूनिटी की जो टैबलेट्स होती थी या ज़्यादा अच्छा खाना या फ्रूट्स ज़्यादा, जो भी हमारे लिए वो कर सकते थे, बेहतर जो कर सकते थे, तो उन्होंने अपने उस पैनिक को केयर में कन्वर्ट किया, तो स्थिति नॉर्मल हो गई घर की भी। और ये पड़ोसियों का भी एक एंगल रहता है कि वो लोग भी काफ़ी परेशान कर, मैं तो परेशान शब्द इस्तेमाल करूँगा क्योंकि किए गए हैं। तो वो एक्सपीरियंस बताइए। मैं चूंकि अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो अपार्टमेंट का मैं आपको बताऊँ, बड़ा मतलब उस समय तो बहुत सीरियस लगता था, अभी तो ठीक है, अब हम चूंकि अब ऐसे हेल्दी सी बातें करते हैं। था उस एक बार हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और हम लोग खाना खा रहे थे, हम तीनों लोग अपनी फैमिली में। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत डरे या मतलब बहुत संकोच के साथ इनफेक्ट ऐसी एक बात मुझसे कही कि वर्षा, अपार्टमेंट में कुछ इस तरह से तुम्हें लग रहा है बाइकआउट करने की बातें चल रही हैं और भगवान ना करे कि तुम्हारी वजह से सबसे पहला कोरोना का पेशेंट तुम्हारी वजह से बिल्डिंग में आए, मतलब कि सबसे पहले हमारे फैमिली में किसी को ना हो, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और कुछ ऐसा हो रहा है कि शायद तुमको जो है अपार्टमेंट में एंट्री बैन के लिए। तो मैंने कहा कि देखो, अब अगर एंट्री बैन भी हो गई, क्योंकि हमारा जितना भी जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो सारा हमारा बैन हो गया था, तो वो सब हमने एक अलग, फिर एक हमें मतलब वो मेरे लिए बहुत पेनफुल भी था और कॉस्टली भी पड़ रहा था, एक अलग कमरा लग करके हमें वहाँ सारा अरेंजमेंट करना पड़ रहा था। हमारा कोई सामान नहीं आता था अंदर। तो अब चूंकि मेरा फ्लैट है तो डायरेक्टली कोई मुझे डायरेक्ट मना भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बातें चल रही थी। तब मैंने बहुत सिंपल उनसे कहा था कि देखिए, हम काम तो नहीं छोड़ पाएंगे ये अब हम, लेकिन हाँ ये है कि अब हम नगर निगम, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई अगर किसी को, तो तुम और बिटिया यहीं पे रह लेना, मैं नगर निगम वाले रैन बसेरे में शिफ्ट हो जाऊंगी कुछ दिनों के लिए, जब तक ये चीज़ें शांत नहीं हो जाती हैं, जब तक हमें एक सेवाएं देनी है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था इंटरनली, और फिर एक्सटर्नली और भी कई सारी इस तरह से बाधाएं आई, लेकिन डायरेक्टली कोई बोल नहीं पाया ऐसा कि आपको नहीं रहना है या आप नहीं आ सकते हैं। अगर होता तो फिर वो भी देख लेते हैं कि कैसे क्या करना मैनेज करते हैं। तो अगर उस दौर से अगर हम हट के बात करें तो वर्षा जी, मैंने देखा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने का शौक है। आप लिखती हैं और शायद मॉडलिंग भी करती हैं, की हुई है। हाँ। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। जूडो मैं भूल गया बोलना। हाँ, मैं शुरुआत जूडो से ही करती हूँ। मैं 7-8 वर्ष के रहे होंगे हम, तब से चौक स्टेडियम चूँकि नियरेस्ट था। हाँ। और वहाँ पे हमने जाना शुरू किया। एक गर्मी की छुट्टियों में ऐसे ही सिंपल होता ही रहा कि गर्मी की छुट्टी में क्या करना है, तो चलो स्टेडियम ही छोड़ आते हैं। तो पेरेंट्स ने हमारे स्टेडियम में करा दिया, और मुझे कुछ नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है। भाई आयु क्या, 7-8 वर्ष की आयु, और आजकल के बच्चों को तो वो प्रेशर भी होता है। हमारे टाइम पे कहाँ इतना पेरेंट्स प्रेशर में डालते थे कि 7-8 वर्ष की खेलना है, खाना है, मस्ती से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो गए तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने लगे, और मेहनत करने लगे तो उसका रिजल्ट गोल्ड मेडल के रूप में आने लगा।
सैकड़ों गोल्ड मेडल आए हमारे। तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल तक आते आते फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका था। फिर ये लगा कि अच्छा, जूडो इज़ अ गेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाता है, आपको जूडो अटैक करना नहीं सिखाता है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करना है तो आपको सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स था। तो मेरा ये भी मानना है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर छोटा या बड़ा है तो आप अपने तक रख के क्या करेंगे, उसको स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है तो आप उसको स्प्रेड कर दीजिए, ताकि समाज में हज़ारों लाखों लोग उससे क्यों वंचित रहें। और आजकल तो आप ये देखिए कि बहुत सारे लोगों को, मतलब लड़कियों को तो खास कर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो मस्ट होनी चाहिए, जो आत्म सुरक्षा के गुण होते हैं। तो उस वहाँ से शुरुआत हुई हमारी, और उसको हमने अपने तक ना रख करके अब हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हमें कभी भी कहीं कोई कॉलेजेस स्कूल कोई बुलाते हैं गर्ल्स का, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चियों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ आत्म सुरक्षा के गुण, ताकि वो अपने लिए भी कुछ लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ करते रहें, अपना कम से कम सेफ्टी कर सकें। फिर ये एक पड़ाव था हमारा। फिर उस पड़ाव के बाद आप समाज सेवा का फिर निरंतर चल ही रहा था। 14 वर्ष की 13 वर्ष की आयु से समाज सेवा चल रही थी, वो छोटे छोटे कार्य चल रहे थे। फिर शादी हुई, शादी के बाद हमारी लगभग 5 साल हम लोग आगरा में पोस्टेड रहे। आगरा में चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ का और सारी चीज़ें बॉलीवुड का बड़ा वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट नहीं लगाए, कभी किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाए। मेरे पास किसी के प्रोग्राम में हम एज अ गेस्ट गए हुए थे, वहाँ से हमें पहला अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मॉडलिंग मैगजीन्स के लिए मॉडलिंग करने का भी मौका मिल गया। 5 सालों में 9 डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने को मिल गई। वहाँ पे एक मूवी के लिए उन्होंने गाने के लिए कहा कि ऑफ़र किया कि आप लिख दीजिए, तो मैंने उनके लिए कुछ मूवीज़ में गाने लिख दिए, और एक सीरियल किया, एक बिग बजट मूवी की। तो ये हमारा आगरा का डिफरेंट तरह का पड़ाव रहा, ये भी एक पड़ाव था लाइफ में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल रहा था। सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इन सेवा कार्यों में। तो इसीलिए फिर मैंने इसी चीज़ को कंटिन्यू रखा इतना। और मुझे लगता है कि लाइफ में आपको जो मौका मिले ना, आपको कर लेना चाहिए। इतनी छोटी सी तो ज़िंदगी है, तो आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं सब करते जाइए। तो वही अभी आपने बोला ना कि मतलब आपने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, चीज़ें अपने आप होती हैं। लेकिन वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि लेकिन आपने यहाँ एफर्ट्स लगाए मैम समाज सेवा में बहुत एफर्ट्स लगाए आपने। तो मैं जूडो के लेके एक सवाल करना चाहता हूँ, अभी भी एक्टिव है, मतलब प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं प्रैक्टिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ किसी भी स्कूल कॉलेजेस में, इनफैक्ट आपके चैनल के थ्रू मैं तो ये कहना भी चाहती हूँ कि कोई भी स्कूल या कोई कॉलेजेस चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आत्म सुरक्षा के गुण अगर वो देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे बुलाइए, मैं आकर के उनको सिखाऊंगी और उनको आत्मबल उनके अंदर। तो कभी बचपन में आपने सोचा था कि कुछ, जैसे हम सभी का सपना होता है कि यार मेरे को ये बनना है या ये करना है, लेकिन आपने इतना कुछ किया है, तो कभी कुछ ऐसा था कि यार ये तो करना ही करना है, ऐसा कुछ कभी आपने? देखिए, उस समय भी जो भाव था वो सेवा का ही था, बस इतना फ़र्क था कि मुझे लगता था कि मैं आर्मी में जाऊँ। मेरा बड़ी दिली रुझान सा था, और मैंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था। एनसीसी में बहुत एक्टिव थे हम, और उसको बहुत कंटिन्यू भी किया। लेकिन ठीक है, लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, जो आप चाहते हैं होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, और मेरा चाहा कभी हुआ भी नहीं है। तो जो चीज़ें होती जा रही हैं मैं उसको बहुत मोहब्बत से एक्सेप्ट कर लेती हूँ और उसी में अपने आप को निखार लेती हूँ। शादी के बाद कैसे ज़िंदगी बदली? शादी के बाद तो एकदम मुझे ऐसा, मतलब जो समाज में ऐसा रहता है ना कि ठीक है, जो ज़िंदगी जीनी है शादी से पहले जी लो, फिर शादी के बाद का पता नहीं होता। यू नेवर नो ना कि आप लव मैरिज भी कर लें तो आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। एक माँ बाप के छत्र छाया में जो बच्चा पलता है ना, तो उसे ये लगता है कि बुरा तो एटलीस्ट कुछ नहीं होने देंगे ना मम्मी पापा, उतनी तो सिक्योर रहती है। लेकिन शादी के बाद आपकी लाइफ सर्टेन नहीं रहती। लेकिन आप विश्वास जानिए, हमारे साथ वो मैजिक, वो मिरेकल हुआ कि जितना हम प्रोटेक्ट वहाँ पे फील करते थे, जितनी मोहब्बत हमें अपने उस परिवार में मिली, उससे 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे मिली। आप देखिए ना, आप जब एक महिला, अगर हम सेम काम बिफोर मैरिज कर रहे होते तो एक लगता ना कि आप बिंदास कर पा रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा टोक नहीं रहे हैं, कहीं उनको जाने में प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन अगर शादी के बाद भी कोई महिला कर पा रही है और बहुत बोल्डली उसको हम कर पा रहे हैं, भाई एक महिला के ऊपर और भी जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ आप समाज सेवा या जो भी कर रहे हैं उसके अलावा आपको परिवार की तो कंपल्सरी जो एक रहती है जिम्मेदारी, वो तो है ही। तो अगर परिवार की तरफ से बाउंडेशन होता या कोई पसंद नहीं करता ये कार्य और ये सेवाएं कोई पसंद नहीं करता या नाक मुंह सिकोड़ता या हम लड़ झगड़ के कर रहे होते, तो वो 1 दिन 10 दिन 15 दिन या साल भर आप बहुत लड़ झगड़ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिंदास निरंतर काम कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि फैमिली का फुल सपोर्ट है आपके साथ। मैम, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को एक किस्सा वहाँ पे पढ़ने को मिला कि जब आप एक बॉडी को क्रिमेशन के लेके जा रही थी तो आपने देखा कि वो आप अकेले वहाँ पे थी और लोग वीडियोस बना रहे थे, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आए। तो उस समय कैसा महसूस हुआ आपको, क्या क्या लगा, क्या चल रहा था दिमाग में? देखिए, कोरोना का चूँकि वो समय था और हमारी सेवाओं का वो पहला दिन, इनफैक्ट पहली बॉडी थी। और मैं बताऊं, वो मुझे लगता है शायद 180, मतलब बहुत बहुत हैवी बॉडी थी, 100 से ऊपर एवोव थी वो बॉडी। हाँ, और चूंकि वो बॉडी रखी रही थी लंबे समय तक घर में और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको ग्लूकोज भी सब चढ़ रहा था और उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था। तब मुझे याद है कि जब वो हम बॉडी को पैक कर रहे थे तो वो पैक करने के लिए ये हुआ कि इतनी भारी बॉडी को कैसे उठाएंगे। तो जो हस्बैंड, जिनके हस्बैंड एक्सपायर किए थे, उनकी वाइफ थी, जब हम लोगों ने उनको पुल किया तो वो बेडशीट फट गई। फिर दिमाग लगाया गया कि नीचे जो और मोटा कथरी टाइप का कुछ पड़ा हुआ था उसके साथ करते, वो भी फट गया था क्योंकि बॉडी बहुत हैवी हो गई थी और पड़े फिर जब हम लोगों ने किसी मशक्क़त के साथ बॉडी बैग में डाला तो बॉडी बैग भी तुरंत फट गया था। तो अब हम लोगों के पास टारगेट ये था कि एक रूम था, फिर एक पूजा वाला रूम था, फिर एक जो कार जहाँ पे खड़ी होती वो लॉबी थी और उसके बाद में वो नीचे ढलान और उसके बाद हमारी गाड़ी थी। तो वो जो उतनी छोटी जो दूरी थी वो बहुत लंबी दूरी लग रही थी। अच्छा, मान लीजिए उनके घर में कोई ऐसा नहीं था हाथ लगाने के लिए, और जब मोहल्ले वाले, चूँकि कोरोना का पहला दिन हमारी सेवाओं का था, तो मोहल्ले वाले खुश होने की जगह गुस्सा कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि हम लोग नगर निगम से हैं, तो नगर निगम से आए हैं तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो तुम लोगों ने सैनिटाइजर क्यों नहीं यूज़ किया, तो तुमने ये क्यों नहीं किया। और वो लोग ऊपर से, चूँकि मुझे लगता है उस मोहल्ले की पहली कोरोना बॉडी थी तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो सब लोग वीडियोज़ बना रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और फिर देखिए, PPE किट के अंदर नहीं पता चलता है कि कोई महिला कर रही है या काम या कोई पुरुष कर रहा है। तो मुझे लगता है उस समय आई रियलाइज़ कि हाँ, कोई मदद के लिए नहीं आया। बट नाउ जब आप धीरे धीरे आप सोचते हैं ना चीज़ों को, उस केस को जब मैं सोचती हूँ तो लोगों को पता ही नहीं लगा होगा कि वो महिला कोई हैंडल कर रही है PPE किट में। सोचिए, क्योंकि उनकी वाइफ भी PPE किट में थी, हम भी PPE किट में थे, तो किसी को पता ही नहीं लगा होगा ना कि ये महिलाएं कर रही हैं, लोगों को लगा ही नहीं होगा। हाँ, अगर लगता है तो शायद कोई आ जाता, और मुझे लगता है लेकिन अगर कोई पुरुष भी कर रहा था और अगर पुल नहीं कर पा रहा है तो शायद कोई मदद के लिए आ सकता था। लेकिन इन सब के परे जो भय होता है ना, वो फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और हो सकता है कोई आगे आना चाह रहा है, उसके घर वाले नहीं आने दे रहे हो, सबके, है ना। तो ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी, तो हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। उस समय की बात अलग थी, क्योंकि उस समय आप जो देखते हैं, आप तुरंत एक्शन पे रिएक्शन होता है। बट जब समय बीतता है, आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, तब आपको ये एहसास होता है कि आपको क्या पता कि कोई आना चाह रहा हो सकता है किसी ने भेजा ना हो, या किसी को क्या पता था कि कोई महिला ही कर रही है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, और उस समय का मंजर मुझे लगता है आप भी बहुत ही डरे होंगे। तो जब कोई नहीं आ रहा था तो मैं किसी से एक्सपेक्ट करती तो ये था ये किस्सा। मैम, एक चीज़ होता है, जब हम धर्म के एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शमशान में महिलाएं नहीं जाती हैं या फिर नहीं जाया जाता है। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको? हाँ, देखिए, महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो समाज का आज भी रहता ही है। और जब मैंने इस पे ना विचार किया कि महिलाओं को, देखिए क्या रीज़न हो सकता है कि जो नहीं जाने देते होंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद यही रीज़न रहा होगा कि
महिलाएं कमज़ोर दिल की होती हैं, महिलाएं जाएंगी तो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, तो शायद इसलिए नहीं जाने दिया जाता होगा। मुझे कोई दूसरा रीज़न आज तक, साइंटिफिक रीज़न भी मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता होगा। तो समाज में देखिए, और एक बात हम और भी कहेंगे, क्योंकि आपने ये पूछा मुझसे कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, डेफिनेटली, लेकिन आप एक बात हमेशा ये याद रखिए, आपको जो करना है, अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपके अंदर अंतरात्मा कह रही है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी पुरानी प्रथा जो मुझे ठीक नहीं लग रही है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी हम अपने एक छोटे स्टेप से, एक छोटी कोशिश से अगर हम ला सकते हैं तो डेफिनेटली लाना चाहिए। और अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सबकी बातें सुनने बैठेंगे तब तो आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी आप अगर बीए करना चाहेंगे तो उनको लगेगा कि बीए क्यों कर रहा है, इसका तो ये तो डॉक्टर बन सकता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहेंगे तो बगल वाले को लगेगा कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, काहे के लिए आप डॉक्टर बन रहे हैं। तो अगर आप समाज का सोचेंगे तो आप मेरे हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप जीवन में एक बात तय है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने स्वयं को खुश कर लिया, आपकी अंतरात्मा अगर खुश है आपके कार्यों से, आपका परिवार खुश है, जस्ट गो फॉर इट, कर डालिए। वरना आप सबकी सुनेंगे तो देखिए नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इस भाव के साथ तो प्रथाओं का जब जिक्र हो रहा था, तो एक और बहुत प्रचलित प्रथा है कि जब आप किसी क्रिमेशन के बाद घर वापस लौटते हैं तो घर के में घुसने से पहले आपको कुछ रिचुअल्स का को फॉलो करना हरी होता है। धनिया या मिर्ची शायद कुछ हाँ, खोटा जाता हर है। जगह हाँ, अपना मैंने भी अपने बचपन से हमेशा यही देखा था। इनफैक्ट आज भी, मतलब मेरी बात अभी हम अपनी अलग रखते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब हमारे पापा या भाई, देखिए महिलाएं तो चूंकि जाती नहीं थी, तो हमने जो फैमिली में जो हमेशा से ये देखा कि जब हमारे पापा या भाई हमारे आते थे किसी डेड बॉडी को, मान लीजिए क्रिमेट नहीं भी किया है, किसी में सम्मिलित होके भी आते थे, तो शायद वो कुछ हरे रंग का लेके आते थे, वो मिर्ची होती थी या शायद धनिया, हाँ, तो ये होता था। और उसके बाद फिर उसको नहाना होता था। ये दो चीज़ें मेन होती थी। हरा चीज़ क्यों लाते थे मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में। हाँ, लेकिन आज मैं जा करके मम्मी से पूछूंगी ज़रूर। आज आपने अच्छा एक वो याद दिलाया, तो वो हम पूछेंगे जा करके कि उसका क्या रीज़न था। नहाने का यही रीज़न हो सकता है कि डेड बॉडी पता नहीं किस बीमारी से डेथ हुई हो, या किसी भी वजह से, या डेड बॉडी कितनी देर रखी गई हो, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो आपके कपड़ों पे आते हैं, तो आपको वो कपड़े तुरंत धोने होते हैं और आपको स्वयं नहाना होता है। वो तो हाइजीन से रिलेटेड हो गया, ताकि बीमारी घर के अंदर नहीं आए। और अगर आपके घर में कोई डेथ होती है तो कपड़े गद्दे इसलिए हटाए जाते हैं कि हो सकता है जो जिस बीमारी से डेथ हुई हो तो उसके कीटाणु न रह जाए। वो सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनफैक्ट चीज़ें होती थी। तो ये तो इसका तो क्लियर है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मुझे डेली क्रिमेशन, मैं अभी भी मुझे 11 बजे आना था, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि अभी एक डेड बॉडी आई हुई थी, तो क्रिमेशन के लिए गए थे। तो मैं नहीं जाती हूँ, ये ग्रीन वाला तो नहीं करते हैं हम, जो भी करना होता है मैंने वो तो नहीं किया, कभी नहीं किया इनफैक्ट। हाँ, बस ये ज़रूर है कि जब हम डेड बॉडी को क्रिमेट करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए मैं घर जाऊँ। सबसे पहले जो नहाना होता है, और कपड़ों को अलग वो करके दूसरे फिर कपड़े पहनने होते हैं, ताकि हमारी फैमिली सेफ रहे। तो इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, वो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज पूछूंगी जरूर मम्मी से। तो मैम, एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी आता है कि जब आप कुछ करने जाते हैं तो फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चीज़ें कम ही रह जाती है। तो वो कैसे मैनेज किया आपने, एम्बुलेंस और चीज़ें? देखिए, सेकेंड वेव में तो चूँकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे मुझे किसी एक लड़की ने मेरा फ़ोटो क्लिक किया था, मुझे इनफेक्ट पता भी नहीं था, जब वो मैं प्लाकार्ड लेकर के खड़ी थी कि निशुल्क सेवा और शव वाहन सेवा, और फ़ोन नंबर हमारा था, वो मैं बड़ी देर तक लेकर के खड़े रहते, तो वो एक फ़ोटो क्लिक हुआ था। मुझे लगता है कि वही एक फ़ोटो, मुझे आज भी नहीं पता कि वो कौन सी महिला थी जिसने मेरा पहला फ़ोटो खींचा था। लेकिन हाँ, सेकेंड डे मुझे न्यूज़ 18 ने कवर किया था, और थर्ड डे BBC ने कवर कर लिया था।
बीबीसी ने भी मेरा नंबर वायरल इंटरनेशनल लेवल पे किया था, जब मैं इसी वजह से इंटरनेशनल केसेस को हैंडल कर पाई। उन दिनों बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस भी हमने हैंडल किए थे, ओनली बिकॉज ऑफ कि बीबीसी ने जो मेरा नंबर वायरल किया था। तो ये चीज़ें जब निरंतर, देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जो है डालना ये पसंद करते हैं कि मैं आज इस होटल में बैठा हूँ तो मैं ये खा रहा हूँ तो मैं ये डाल दूँ, या कोई नई कार लाया, कोई नए कपड़े लाया, तो ये चीज़ें डालते हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया का जो मेरी संस्था के थ्रू जो उपयोग होता है उससे बढ़िया और बेहतर उपयोग नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया में अब तो खैर हज़ारों लाखों लोग जानते हैं, तो मेरा सारा कार्य सोशल मीडिया पे जाता है। सोशल मीडिया से ही लोग मुझे बताते हैं कि फला फला जगह पे कोई ऐसा लावारिश व्यक्ति पड़ा है, तो हमें केसेस भी वहीं से मिलते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी वहीं से मिलता है। ये बहुत, हाँ, तो हमारा जो सारा वर्क का जो मोड है सब कुछ डिपेंड करता है सोशल मीडिया पे। मैं बताऊँ, जैसे इस समय हम लोगों ने 18 बच्चों की शिक्षा को गोद ले रखा है, तो शिक्षा गोद ले हम कैसे कर सकते हैं अकेले, मैं कैसे कर, लेकिन जब लोगों को पता है कि जेन्युइन काम वर्षा कर रही है तो वो क्या करते हैं, जब अगर मैंने डाला और लोग मुझे बताते भी हैं कि फला जगह मम्मी पापा नहीं रहे हैं, बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसकी पढ़ाई में आपको मदद की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं उस छोटी सी स्टोरी को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। कोई ना कोई ऐसा प्रभु ने इतने हज़ारों लाखों हाथ दे रखे हैं कि कोई ना कोई उसकी शिक्षा को, मान लीजिए एक बच्चे की शिक्षा किसी ने अडॉप्ट कर ली या किसी ने 1 महीने की शिक्षा अडॉप्ट कर ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 महीने की फीस आपने भर दी, 1 महीने की किसी ने भर दी, या किसी ने 1 साल की भर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहते हैं जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो इस तरह से केसेस भी वहीं से आते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी वहीं से आता है। ऐसे मैं बताऊं, अभी तक हम लोग सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे रोजगारों से जोड़ चुके हैं सोशल मीडिया का, या आपका जो आपने अपना जो आप अर्न करते हैं लाइफ में। इंसान सिर्फ पैसा नहीं कमाता है, लाइफ में आप सोर्सेज भी कमाते हैं या अच्छा व्यवहार कमाते हैं। आप हो सकता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट किसी को ना कर पाए, लेकिन आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं, या आप अपने किसी मित्र को ऐसे जानते हैं, वो किसी एक ऐसे ओहदे पे बैठा हुआ है कि आपने एक फ़ोन कॉल किया तो उस बच्चे को नौकरी मिल सकती है, तो आप इसके थ्रू बिना पैसा लगाए किसी को नौकरी दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया का पावर समझिए आप, कितना ज़बरदस्त पावरफुल है हमारा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का अगर आप सही उपयोग करते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। आप देखिए, हमारा सारा काम सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड वेव में मुझे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने सपोर्ट किया, और उन्हीं का सपोर्ट नहीं होता तो ये जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 6 गाड़ियाँ जो लग गई, कैसे लग पाती? लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो लग पाई। हमारे 6 ड्राइवर हुआ करते थे, 6 अटेंडेंट हुआ करते थे, हमारे अलग अलग पीपरा घाट पे, मॉर्चरी के बाहर, अलग अलग थानों पे, अलग अलग अस्पतालों में जो हमारे फूड के काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, फूड और वाटर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही थी, तो ये सबके सहयोग से हुआ था। टोटल हमारा सब कुछ जो है डिपेंडेंट हूँ मैं पूरा सोशल मीडिया पे ही। और जो लोग जानते हैं कि ग्राउंड लेवल का काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो हमें जो भी देते हैं उसी के थ्रू हमारी ये सारी सेवाएं चलती हैं। बेसिकली फाइनेंस आपका क्राउड फंडिंग पे 100% उसी पे निर्भर करता है, डेफिनेटली। लेकिन मैम इसके साथ ही ना कुछ जैसे कि आपने बोला कि लोग हैं तरह तरह की बातें करते हैं, तो एक सवाल हमेशा मन में रहता है और लोग करते भी हैं कि फाइनेंस जो भी क्राउड फंडिंग पे, ये तो आरोप लगते रहते हैं एनजीओज पे और लोगों पे कि इसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ऐसे किसी के आरोप आप पे लगे या कभी आपने इनका सामना किया? बिना आरोप के तो मुझे लगता है जब राम जी नहीं रह पाए तो मेरी क्या बिसात है। ठीक है, अयोध्या नगरी में अब जाकर के बेचारे वो बस रहे, तो जब प्रभु राम को या किसी को नहीं छोड़ा तो फिर हमारी और आपकी क्या बिसात है। 100%। और मज़ा तभी है कि आप कालिख की कोठरी से निकल करके, अगर आप निकल करके आप हीरे की तरह चमकते हैं ना, तो बात उसी में है। हाँ, और अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं और तो आपको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लोग जानते हैं कि जेन्युइन काम सारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, हमारी इतनी सेवाएं हैं कि मैं रेगुलर 2 घंटा हमें सोशल उसमें देना पड़ता है मीडिया पे। मैं डेली अपडेट करती हूँ। हम डेली मान लीजिए हम 4 से 5 केस करते हैं, लेकिन हमें अपडेट करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, उसका कंटेंट राइटिंग में ही हमें इतना टाइम लग जाता है। लोगों को विश्वास है, देखिए, और विश्वास पे ही चीज़ें टिकती हैं और चलती हैं, मेरा सीधा से ये मानना है। तो सारी चीज़ें विश्वास पे ही चल रही हैं। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं, मतलब आपके अलावा जो
जो पेड मेंबर्स हैं, जो हमारी 3 एम्बुलेंस हैं जो पूरे यूपी को इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करती हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज और शव वाहन जो कवर करते हैं, उनमें जो हमारे ड्राइवर हैं वो हमारे पेड जो मेंबर्स हैं। उनके अलावा इस समय पूरी तरह से मैं अकेली हूँ। हाँ, एक समय 3 साल पहले तक अभी हमारे साथ दीपक महाजन जी, हम दोनों लोग मिल करके, और हम जब दोनों एक साथ काम करते थे तो हम 1 और 1 2 नहीं होते थे, 111 हो जाते थे। तो ज़बरदस्त टीम थी, हम लोगों में एनर्जी का कहीं से कमी नहीं थी। जब हम दोनों होते थे तो चाहे जितनी भारी बॉडी हो, हम लोगों को किसी थर्ड पर्सन से हाथ नहीं लगवाने का मतलब था। लेकिन वो चीज़ें अब, लेकिन ठीक है, अगर वो 3 साल से नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स इतनी हैं हमारे साथ कि हम उन्हीं सेवाओं को और बड़ा रूप दे पा रहे हैं। तो मेंबर के नाम पे मैं अकेले ही हूँ जो सारी चीज़ें हम लोग को हैंडल करनी पड़ती हैं। मैम, एक सवाल मेरे मन में और चल रहा था कि जैसे आपकी 3 एम्बुलेंस है जो निःशुल्क सेवा देती हैं पूरे यूपी में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में एक तरीके का कह सकते हैं वैक्यूम है कि एम्बुलेंस जो सरकार की हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं उन तक। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी अपनी इच्छा है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, किसी के काम में खामियां नहीं निकाल रही हूँ। सबका अपना प्रोसेस है, सबका अपना तरीका है, सबके अपने सोर्सेज हैं और सबके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। देखिए, जो हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज चलती हैं, आज भी हमारे पास 3 एम्बुलेंस होने के बावजूद, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंसेज रहती हैं तो वो निरंतर सेवाओं में लगी रहती हैं। तो जो अभी हमारे जो रेगुलर केसेस होते हैं, अगर कोई लावारिश हमको कोई डेस्टिट्यूट जब कोई बंदा मिलता है तो अभी भी हमें 108 के सब सेवा की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी भी उनकी सेवाओं को ही लेती हूँ। और आप विश्वास जानिए, गजब का ये बदलाव आया है। पहले हमें जिन केसेस में 6-6 8-8 घंटे लग जाते थे एम्बुलेंस के लिए, हम वेट करते रहते थे। पहली बात तो अगर हमारी एम्बुलेंस खाली होती तो मुझे नहीं बुलाना पड़ता है, वो तो चुटकियों में काम हो जाता है क्योंकि खुद के पास है हमारे पास। और अगर मान लीजिए हमारी व्यस्त है एम्बुलेंसेज, तो हम 108 पे जब कॉल करते हैं तो बहुत आते हैं। हाँ, उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल ही लेकर के जाऊँगा, तो हम उनकी हायर अथॉरिटीज़ से बात कर लेते हैं और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं किसी में खामी नहीं निकाल रही हूँ। उनकी जो सर्विसेज हैं, आप अस्पतालों में, जहाँ आप सरकारी अस्पतालों में पहले कदम नहीं रख सकते थे, तो जो आपको साफ़ सफाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहले दिखती थी, सेम साफ़ सफाई आपको सरकारी अस्पतालों में दिखेगी। बदलाव बहुत आया है, बहुत पॉजिटिव आया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का प्रचार कर रही हूँ, लेकिन हम सिर्फ समय के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता 100% मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में, मॉर्चरी में, सब जगह रहते हैं। बहुत बदलाव, जो पहले बॉडी मैंने आपको बताया ही अभी, जो सफ़ेद कपड़े में डरावनी सी लिपटी हुई सड़कों पे जाती थी, जो अब वो डिग्निटी के साथ उसकी जो बॉडी बैग में जाती हैं ब्लैक कलर में, तो एटलीस्ट कोई सड़क पे देख के उन्हें डरता तो नहीं है। पहले रिक्शे पे जाती थी, अब कवर्ड गाड़ी में जाती हैं तो वो दिखती नहीं है। तो ये बदलाव आपके नज़रिए में होना चाहिए, और नहीं देखना चाहेंगे तो आपको कभी जीवन में किसी चीज़ में बदलाव स्वयं में नहीं आएगा, तो आप समाज में क्या बदलाव चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हमें किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार ज़रूर ये सोच लेना चाहिए कि जिस भी सरकार पर आप उंगली उठाने, क्या आप अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए 1% भी दे पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने अंदर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मैं 1% दे पा रहा हूँ, तब आप 10% सामने वाले पे उंगली उठाइएगा। क्योंकि जब तक आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं 100%। देखिए, बहुत आसान होता है कि सवेरे चाय का प्याला लिया, अखबार लिया और मुंह से गालियां शुरुआत कर दी। देखिए, जब आपके घर में आटा खत्म हो जाएगा, या आपके घर में, आप अपने घर को अगर कूड़ा, हम लोगों की क्या आदत जनरली होती है, अपने घर को तो बड़ा साफ सुथरा रखेंगे, बाहर निकलते ही हमने गाड़ी में कुछ खाया फेंक दिया, हमने सड़क के किनारे कुछ खाया हमने फेंक दिया। आप सड़क को तो, समाज को तो आपने कूड़ा घर बना रखा है। कोई भी A to Z गवर्नमेंट तो आकर के आपके घर के बाहर कूड़ा नहीं फैलाती है ना। वो जो कूड़ा फैल रहा है वो आपसे, आपके आसपास के लोगों से फैल रहा है। तो आप अपनी जिम्मेदारी तो पहले निपटाइए। जब आप निभा लेंगे वो जिम्मेदारी, तब आप किसी पे उंगली उठाइए। बहुत सिंपल सी बात है। और जिस दिन आप सुधर गए ना, फिर समाज सुधर जाएगा, समाज सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधर गया तो देश सुधरेगा। अब जब सुधर ही गया सब कुछ, तो बल्ले बल्ले। मैम, संवाद के दौरान ना आपने कुछ इतनी अच्छी लाइनें बोली हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ आप लिखती भी हैं। हाँ, आपने वो बताएंगे। देखिए, लिखने वाला जो पड़ाव आया था, भगवान ना करे उस पड़ाव की वजह से किसी को कलम थामना पड़े और अपने दिल के उद्गार एक सफ़ेद कागज कोरे कागज़ पर निकालने पड़े। एक वो पीड़ादायी इंसिडेंट है वो। मैंने अपनी छोटी सिस्टर को जब खोया था एक कार एक्सीडेंट में, मैं भी उसी कार में थी,
तो वो चूंकि हम लोग बिल्कुल ट्विंस की तरह माने जाते थे, तो वो एक गंदा फेज़ था। मैं कभी भी इस फेज़ में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर उन दिनों उसकी डेथ के बाद उससे बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई एक्चुअली नहीं था, और उसके बाद आज भी मैं बहुत अपने आप को इनकम्प्लीट सा ही फील करती हूँ। तो वो जो रीज़न था, अगर हम उन दिनों कलम का साथ नहीं लेते और हम अपने दिल के उद्गार नहीं निकालते, कविताओं में नहीं निकालते, तो शायद हम डिप्रेशन में होते, या जो आज हैं वो शायद नहीं होते, कुछ और होता। तो वो बहुत ज़रूरी था कि हमने कलम थाम लिया और उसी को एक कविता की किताब का रूप दिया मैंने। और कहने को कि एक ही रस, पीड़ा वाला रस ही नहीं था हमारी किताब में, वो सारे रसों को उसने फिर फुलफिल किया। और उसके बाद धीरे धीरे मज़ा आने लगा, और जब मज़ा आने लगा तो 2 कॉफ़ी टेबल बुक्स, कोटेशंस की जो कॉफ़ी टेबल रहती हैं, वो बुक्स भी खुद ही डिज़ाइन करके वो मैंने बनाया। तो इन कामों में सेटिस्फेक्शन मिलने लगा है। आज भी मुझे लगता है जब हम कोई बहुत अनकैनी सा कोई केस हैंडल करके आते हैं, देखिए यूँ तो हमारा ये रेगुलर का हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी जैसे अभी हमने आपको बताया कि परसों वाला जो केस था वो दिल में झकझोरता है। और जब कोई भी केस आपको झकझोरता है ना, तो शाम को अगर मैं उसको किसी डायरी में उतार देती हूँ, किसी, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी के रूप में या कविताओं के रूप में या एक ब्लॉग के रूप में, बस लिख करके आपको अपना पीड़ा उस डायरी के पन्नों में ढक देना होता है, तो आप लाइट फील करते हैं। और जब इसी में फिर इसी की वजह से 3 किताबों का रूप आ गया है, और एक भगवान ने चाहा तो एक शॉर्ट स्टोरी बुक, ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट स्टोरी बुक भी आएगी जिसमें आप सिर्फ पीड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, आप जीवन के कई सारे रंगों से खेलने को आपको मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब वो आएगी तो आप पढ़ेंगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। मैम, एक थोड़ा सा फिलोसफिकल सा सवाल है, पता नहीं कॉन्टेक्स्ट का है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि मौत जो होती है वो बहुत नेगेटिव थॉट है, डेथ बहुत डार्क है और डर लगता है उसको सोचते हैं, और आप ऐसे लोगों से या ऐसी चीज़ों से, जगहों से जुड़ी हुई हैं कि आप कहीं ना कहीं देख लेती हैं रोज़, तो उसको लेके क्या ख्याल है, आप क्या सोचती हैं लाइफ और डेथ को लेके? हाँ, टफ है ये मुझे बता पाना। जैसे हम, चूँकि हमारा अस्पतालों में भी विज़िट रहता है, तो ऑब्वियस है कि जब आप एक नन्ही किलकारी देखते हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी है, और ये टेंडेंसी है कि जब आप एक किलकारी आंगन में गूंजते हुए देखते हैं किसी की भी A to Z, तो एक अपने इंटरनल खुशी का भाव आता ही आता है। और जब आप किसी की डेथ देखते हैं तो ऑब्वियस है कि दुश्मन से दुश्मन भी व्यक्ति हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति किसी की डेथ के लिए विश करेगा कि किसी की डेथ हो जाए। कोई भी गुस्सा आएगा, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन डेथ के लिए कोई नहीं सोचता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों से ही उभर के अगर आप उसको भी, उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लें। देखिए, हम अपनी इस नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव क्या ढूंढते हैं आपको पता है? मुझे जब भी मैं कोई भी बॉडी क्रिमेट करती हूँ, उसके पैर छूने के बाद जो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, और आत्मसंतुष्टि इस बात की जो मिलती है, मतलब ये सोचिए, डेड बॉडी तो वो भी है, नेगेटिव वो भी है, उसमें हमें क्या संतुष्टि मिलती है? उसमें मुझे पॉजिटिव ये मिलता है कि एक डेस्टिट्यूट डेड बॉडी का, जब जिसका कोई नहीं था, अगर हमारे कंधे प्रभु ने इस लायक मुझे बनाया कि हम उनके कंधे बन के अंत समय का जो लावारिश वाला बोझ था वो अगर हम हल्का कर पाए, तो वो भी मन हल्का करके ही, भाई देखिए कहीं ना कहीं तो उसको एहसास होगा ना। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अध्यात्म नहीं पता, मुझे बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसको कुछ फील हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे ये फील आ गया कम से कम कि हाँ अंत समय उसको लावारिश कम से कम कोई नहीं कह पाया। एक कंधा कोई ऐसा था जो वारिश बन के, चाहे वो बिटिया, चाहे वो मुझे माँ कह ले, बिटिया कह ले, या कुछ भी कह करके संबोधित करे, और अंत समय अगर हम इस चीज़ को, किसी भी व्यक्ति का अगर ये बोझा हल्का कर पाए हैं, तो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाता है। तो ये हम उन नेगेटिव चीज़ों में ये पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं, तो मैं कम से कम तसल्ली में आ जाती हूँ। कभी रात में आपको ऐसे थॉट्स आए हों? दिन का बहुत हेक्टिक रात में, हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। कल भी हम एक पार्टी में बैठे हुए थे, वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे। मैं बताऊँ आपको, रात में तो ऐसे नहीं थॉट आता है, डर आप पूछना चाह रहे हो ना बेसिकली, कि लड़की है तो डर लगता होगा। ऐसे मुझे ऐसे कभी डर नहीं लगा। लड़कों को भी लगता है, मुझे भी लगता है।
मुझे ऐसा तो कभी डर नहीं लगा। जो एक भ्रम होता है ना लोगों को कि अननोन लोगों से डर लगता होगा, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मुझे कभी आज तक अननोन लोगों से डर नहीं लगा। हाँ, जब मैंने कई नोन लोगों की भी, ऐसा कोरोना के समय भी काफ़ी हुआ कि नोन लोगों के परिवार से कोई नहीं आ पाया, तो अकेले मुझे जब बॉडी को क्रिमेट करना पड़ा, तब एक वो थॉट आता है। या अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मुझे मेरे अपार्टमेंट में एक लोगों ने फांसी लगा ली थी, तो वो जिन्होंने फांसी लगाई थी वो अक्सर हमसे बोलते थे, मतलब बोलचाल था। तो जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं ना, और आपका कोई जानने वाला व्यक्ति कुछ नेचुरल डेथ में नहीं आता है, और इत्तेफाक से कि रात का समय था, काफ़ी रात हो गई थी, तो उनकी बॉडी को हम लेकर के गए थे हॉस्पिटल के मॉर्चरी में, चूँकि रखवाना था। रात के समय तो होती नहीं क्रिमेशन, और चूँकि अननेचुरल डेथ थी तो वो उसका पोस्टमार्टम और वो पूरा प्रोसेस होता है 72 घंटे रखने का एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस में होनी थी। तो उनको उस प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, और जब मैं वापस घर से आ रही थी तब मुझे लगता है शायद 1:30 बज गया होगा। और 1:30 बजे ऑब्वियसली एक लंबा रूट सन्नाटा जब था, एक माइक्रो सेकेंड के लिए एकदम से पता नहीं क्या थॉट आया कि अभी तो वो मेरे पीछे थे। और उस दिन मुझे बहुत डर लगा था, और वो जो सुनसान रास्ता था वो मुझे इतना लंबा ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कौन सी यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए, वो रास्ता कट नहीं रहा था। और मैं उस दिन पता नहीं क्यों डर गए थे। हम जनरली डरते नहीं हैं, हम नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डर लगता है मुझे अब इन चीज़ों से। और फिर डर के मारे पता नहीं क्या हुआ कि हम अपने अपार्टमेंट, वो नीचे बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करनी थी, उन्होंने बेसमेंट में क्योंकि फांसी लगाई थी, तो मैं उस दिन बेसमेंट में अब जाती हूँ, अब जाके खड़ी कर आती हूँ गाड़ी, लेकिन उस दिन मैं डर गई थी, तो मैं बेसमेंट में गाड़ी उस दिन नहीं लगा पाए थे हम। और वो डर फिर काफ़ी दिन तक रहा था। तो मुझे लगता है कि जब आपका कोई नोन कुछ अननेचुरल कुछ होता है ना, तब आपको शायद ज़्यादा डर लगता है। ऐसे ही दिल को, जैसे लोग कहते हैं ना कि अब तो तुम रेगुलर करती हो, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। एक्चुअली नहीं पड़ता है, लेकिन एक 14 साल की लड़की को जब मैंने अपने हाथ से क्रिमेट किया था, तो वो चीज़ें फिर फ़र्क देती हैं आपको, वो चीज़ें नहीं निकलती हैं आपके जहन से। तो इंसान ही हूँ मैं भी, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई केस फिर आपको अंदर तक ना झकझोर देता है, वो डर आता है फिर वो, लेकिन टचवुड चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं कुछ समय के बाद में। तो मैम विश्वास करती हैं आप इन चीज़ों पे, जो जैसे नो आई डोंट बिलीव ऑल दिस, मुझसे बड़ा कोई भूत है उठा ले जाओ मैं खुद ही। देखो भूत से तो नहीं डर लगता है, लेकिन हाँ वो, अरे आजकल के ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, वो 10-10 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो हम लोगों से बड़ा कोई गंदा या कोई भूत है? लोग जानवरों को कोसते रहते हैं, अरे वो तो जानवरों की तरह बिहेव करता है। मैं तो कहती हूँ भाई, जानवर आप क्यों कह रहे हैं? ना जानवर रेप करने जाता है किसी का, ना जानवर किसी को बुरी तरह से, अभी हम दिल्ली वाला केस देख रहे थे, उसने कितने टाइम्स उसको चाकू मारा। तो जानवर तो ये सब नहीं करता है, जानवर इतना क्रूएल हो ही नहीं सकता। तो भाई आप ना जानवर को बदनाम करो, और ना कभी आपने भूत को सुना होगा कि भूत उठा ले गया और उसने इतना मारा या कुछ गड़बड़ किया। भाई तो आप भूत और जानवरों को बदनाम मत करो, आप अपने आप को सुधार लो। हम अपने आप को सुधार लें, हमसे बड़ा भूत हम ही हैं। और प्लीज़ जानवरों को बदनाम करना तो प्लीज़ बिल्कुल बंद करिए। नहीं, अक्सर ऐसे लोग अंधविश्वास के चक्करों में पड़े रहते हैं। हाँ, कि इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। पता है क्या होता है, हम लोग ना इनकी जड़ों पे नहीं जाते हैं। जब व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि हम बहुत सारे इन्हीं कार्यों में हैं, तो जब हम फैमिलीज़ में देखते हैं ना, बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि लोग डिप्रेशन में आकर के सुसाइड करने लगते हैं या नौकरी छूट ली। जब आपके साथ कुछ नेगेटिव होना शुरू होता है ना, जब आपका मन का नहीं हो रहा है, और या नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें जब आपसे दूर जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें जब आपको घेरना शुरू करती हैं ना, तो फिर वो और बड़ा बड़ा रूप लेने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जैसे किसी उसमें फेल हो गया या कम नंबर आए, तो वो उसको धक्का लगा, वो उसके लिए नेगेटिव हुआ, वो पॉजिटिव तो हुआ नहीं। फिर पता चला उसको घर में झापड़ पड़ गया, तो वो और नेगेटिव हुआ। फिर एक अगल बगल वाले आंटी अंकल आ गए, उन्होंने कुछ बोल दिया कि अरे आपका बच्चा तो पढ़ता नहीं, वहाँ पे वो कंचे खेल रहा था।
तो वो और नेगेटिव हो गया, फिर वो पता चला स्कूल में भी कूट गया क्योंकि रिजल्ट नहीं दे पा रहा है स्कूल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे आप किसी की जॉब को लेकर के कर लीजिए, पता चला बॉस ने भी डांट दिया, आपको रिजल्ट नहीं दे पाए तो आप खुद ही आप अंदर, जब इंसान मन से टूटने लगता है ना तो निगेटिव चीज़ें आपको घेरती हैं। और उस बीच अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर ये आ गया एक आशा की किरण लेकर के, मैं किसी बाबा को जानता हूँ, मैं किसी को उनको जानता हूँ कि तुम्हारी चुटकियों में वो सब, देखिए आपके साथ जब नेगेटिव चीज़ें आए तो आप इन चीज़ों से भागिए, आप योग को अपना लीजिए। मैं डेफिनेटली मैं लिखित दे सकती हूँ कि योग से बेहतर इन चीज़ों से आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ नहीं है। और जितना आपको लगे कि ये चीज़ें नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, आप परिवार के और क्लोज हो जाइए। जनरली लोग भागने लगते हैं परिवार से, फेस नहीं करना चाहते, दोस्तों से दूर भागते हैं, समाज से दूर भागते हैं। आप 100% और इन्वॉल्व हो जाइए। सोशल मीडिया का बिल्कुल सहारा लेना बंद कर दीजिए। एक आप नेगेटिव बात डालेंगे, 10,000 नीचे कमेंट आपके, क्योंकि वो अपना भी नेगेटिविटी आपके अंदर डाल देंगे उसी पोस्ट के थ्रू। अपनी सारी जो होंगी वो सारी चीज़ें उसमें भेजना शुरू कर देंगे। तो आपके अंदर वो जो 1% नेगेटिविटी थी 10% आई, 100% आई, 1000% आई, और आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। फिर आप उल्लू जुल्लू अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए सोचते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह का कोई भी छोटा सा भी विचार आए, इमीडिएटली आप अपने परिवार के क्लोज जाइए। कोई अगर आपका बहुत ध्यान नहीं देता है तो उसको समझाइए, दोस्तों से मिलिए जुलिए, पार्टीज करिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए। म्यूजिक बहुत बढ़िया थेरेपी है। योगा कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ रहिए, पूजा पाठ करिए, विश्वास रखिए भगवान में, लेकिन एक्सट्रीम ना घुस जाइए जो आपको कोई भी चीज़ इतना ना कीजिए कि आपको वो अपने ऊपर हावी होने मत कोई दीजिए चीज़ को, तब आप बच पाएंगे। और वरना आप मुझे कॉल करिए हम भी कोशिश करेंगे आपको उन नेगेटिव चीज़ों से दूर करने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप दिन भर तो नेगेटिव चीज़ों में घिरी रहती हैं, तो आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे बहुत नहीं पता कि सबके लिए क्या करना चाहिए, मैं अपना बताती हूँ, शायद इससे कुछ हेल्प आउट हो जाए। मैं दिन भर चाहे 5-5 बॉडी, मेरा रिकॉर्ड रहा है 5-5 बॉडी तक नॉर्मल डेज में, कोरोना में तो बहुत लंबा आंकड़ा था, 5 बॉडी तक हम एक दिन में क्रिमेट करते हैं। या मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा केस हैंडल किया जो गैंग्रीन का केस, जिसमें शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, ये भी तो नेगेटिविटी आती है ना आपको। ये सारी चीज़ें जो आपको गंदी दिखती हैं, ये गंदा फील आता है, वो सारी चीज़ें नेगेटिव ही तो होती हैं, वो तो पॉजिटिव होती नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ों से आप दिन भर घिरे रहते हैं, फिर शाम को आप जाते हैं, जब आप नहा धो करके रिलैक्स होते हैं, तो 2 या 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वापस नेक्स्ट डे काम करने के लिए वापस एनर्जी देती है। पहला तो परिवार, पहला फैमिली आपको देती है। फैमिली जब आप जाते हैं, फैमिली का जो सपोर्ट मिलता है, हंसते मुस्कुराते चेहरे मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में परिवार में कोई छोटी मोटी पार्टी होती है या गेट टुगेदर होता है, या कहीं किसी ने मुझे बुला लिया या दोस्तों ने कह दिया कि चलो कहीं पे चिल करते हैं, चल करके, तो चाहे मैं जितना थके हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे कलरफुल कपड़े पहनूँ और पार्टीज अटेंड कर लें। हम लोगों के साथ उठ बैठ लें, जरूरी नहीं कि हम पार्टी में जाएँ, हम अगर अपने कोई अच्छे दोस्त के साथ भी उठ बैठ रहे हैं, या हम चिल करने के लिए कुछ बाहर तक भी चले गए, बाहर का कुछ खा भी लिया मान लीजिए, या हमने अपने मनपसंद कपड़े पहन लिए, तो इन सब, या अच्छा म्यूजिक सुन लिया, तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत पॉजिटिविटी मिल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं लोगों के अंदर से जब जाते हैं तो उनके अंदर से उनकी हंसी खुशी जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो वो सारी चीज़ मैं चुरा लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हमारी एनर्जी वापस आ जाए और मैं वापस काम कर पाऊँ। तो वो शाम का जो हिस्सा होता है उसमें हम एनर्जी को बटोरते हैं और नेक्स्ट डे एनर्जी लगा देते हैं काम में। तो इस तरह से हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रह पाते और डिप्रेशन में नहीं जा पाते ऑब्वियसली, और नेक्स्ट डे और ज़्यादा बेहतर एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। मैम एक और फिलोसफी का सवाल है वो कुछ यूँ है कि कभी आपने सोचा कि एक दिन ऐसा होगा जब आप इतना एक्टिव नहीं होंगे, आप उतनी हेल्प नहीं कर, वो आप चाहते हैं करना लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। अभी भी है। अब जो हम 16 साल में या 14 साल 13 साल में जो जितना एनर्जी के साथ काम कर पा रहे हैं, तो वो हम अभी नहीं कर पाते हैं उतना। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं। हमें अभी कुछ साल पहले मैं ना केदारनाथ के दर्शन करने गए थे। तो मुझे, जब आप पहली बार कुछ कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आगे आने वाले समय में कितने सारे बाधाएं आएंगी आपके रास्ते में। तो मुझे नहीं पता था कि वो जब हम केदारनाथ जा रहे हैं तो कितनी लंबी चढ़ाई होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ को देख करके तकलीफ हो रही थी, जो लोग घोड़े या खच्चर जो भी होते हैं वहाँ पे जो उनके ऊपर जो जा रहे थे या पिट्ठू के ऊपर लद के जा रहे थे, तो बस उस
उस समय का मेरा ये थॉट था कि हे प्रभु, मुझे अगर केदारनाथ दर्शन करने जो कि बहुत टफ थी और लिटरली मुझे भी छींके आ गई थी, लेकिन भगवान से हम सिर्फ इतनी दुआ कर रहे थे कि भगवान जी मुझे आप दर्शन अगर देना तो हम अपने ही पैरों पे चल के जाएं, मुझे किसी पिट्ठू का या किसी घोड़े का या किसी खच्चर का सहारा ना लेना पड़े। तो हम जो वो प्रेयर करते थे गॉड से, वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऑलमोस्ट डेली प्रेयर करते हैं कि भगवान जी जब तक मेरे स्वयं के हाथ पैर चल रहे हैं और या हम जब तक सेवाएं दे पा रहे हैं तब तक ही मुझे ज़िंदा रखना। जब तक हाथ पैर चलेंगे ऑब्वियस है कि हम अपना सेवाएं देते रहेंगे। भगवान मुझे सिर्फ उतने ही दिन ज़िंदा रखना जितने दिन हम ये सेवाएं दे पाए, और जिस दिन आपको लगे कि हमारे हाथ पैर नहीं अब काबिल रहे तो प्लीज़ गॉड आप मेरे को उठा लेना। बस मुझे सिर्फ यही प्रेयर करते हैं हम कि जब तक है हाथ पैर चलते रहे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बने, बस इतनी हमारी विनती है प्रभु से। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे इस बारे में। तो फिलहाल मैम वैसे जैसे हम यंगस्टर्स भी हैं तो हम लोग कभी कभी ना चीज़ें टाल देते हैं, तो जो एक काम करना होता है ना वो भी कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, और आप इतनी सारी चीज़ें कर रही है। तो ये रूटीन का हिस्सा था हमेशा से ही कि धीरे धीरे आपने इसको आदत में शामिल किया? नहीं, मैं टचवुड इसमें तो हम यही कहेंगे कि लाइफ में, बल्कि एक मैसेज भी देंगे हम आपके चैनल के थ्रू। एक मैसेज ज़बरदस्त ये है कि लाइफ में आप कभी भी कुछ करना चाहते हैं, 2 से 3 चीज़ें अगर आपने अपना ली तो लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे, ये कुछ नहीं है। आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब सक्सेस मिलेगा। आप सबसे पहले डिसिप्लिन लाइफ में आ जाइए। डिसिप्लिन सबसे पहला स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत कर लीजिए। और जो व्यक्ति, मुझे लगता है जिस भी व्यक्ति ने अगर टाइम की पंक्चुअलिटी के अहमियत को नहीं समझा, या जो व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहा, वो लाइफ में बहुत सक्सेस, ठीक है प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही कोई तो हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के बिना, इन तीनों, एक इच्छा शक्ति, जो 3 चीज़ें हैं, ये आपके पहले 3 स्टेप होते हैं, यही लाइफ में आपको सक्सेस दिलाते हैं। तो लाइफ में आपको कुछ भी करना हो, मान लीजिए आपने बड़े बड़े ख्वाब देख लिए, आज तो हम IAS ऑफिसर तो हम बन के ही, हो सकता है कि आप 18 घंटे का 20 घंटे का पढ़ने का स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन आप टाइम से उठना ही नहीं जानते हैं। आप सवेरे उठ ही नहीं सकते हैं, आप पढ़ने के लिए आप डिसिप्लिन ही नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ लेंगे, अभी हम ये वो, अभी हम ठीक है, अभी कर लेंगे। अभी जो इंसान टालता है ना, फिर सक्सेस भी उसे टालती ही है, वो उसके कदम नहीं चूमेगी, वो भी तो आपको टालेगी। आपको क्या लगता है, गिव एंड टेक वाला सिस्टम है ना, सीधा जो दोगे प्रकृति को वही तो आपको मिलेगा। तो जब आप सक्सेस को टाल रहे हैं तो सक्सेस आपको क्यों मिलेगी? तो डिसिप्लिन लाइफ, समय की अहमियत को समझिए, और पंक्चुअलिटी, ये 3-4, इच्छा शक्ति, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर आप भूल जाइए। फिर और मेहनत करिए, मेहनती होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है गधे और खच्चर से ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में मेहनत की है। मतलब लिटरली मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा। स्टिल आज भी मैंने अपने घर में कुक नहीं रखा है। मुझे लगता है जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने परिवार को भोजन हम अपने हाथों का दें, या जब तक मेरे चल रहे हैं तो हम अपने हाथों का वो भोजन करें। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अरे यार वर्किंग हूँ तो मैं कैसे करूँ यार, हम 8 घंटे काम कर रहे हैं। मेरे तो घंटे का तो कोई सीमा ही नहीं है। मुझे कभी कभी 1 बजे रात में भी जाना पड़ सकता है किसी केस के लिए, और कभी कभी 1 बजे रात में वापस आना पड़ता है किसी केस के लिए। तो लेकिन कोशिश यही रहती है कि जाने से पहले या कोई टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँ, और परिवार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद स्वयं चीज़ें कर पाऊँ, और इन सारी चीज़ों में, परिवार में और काम में बैलेंस बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपका बस बढ़िया होना चाहिए। बिंदास आप फिर कुछ भी कर जाएंगे। मैम ये 6 सालों में ना कोई एक होता है ना कि एक ऐसा केस होगा जो आप शायद कभी नहीं भूल पाएंगे, जो आपने हैंडल किया हो, ऐसा कोई केस आपको याद है? देखिए वो डिफरेंट फील्ड के ऊपर है। अगर आप पर्टिकुलर मुझे ये बताते कि इस वजह से हिट किया तो मैं पर्टिकुलर केस बता पाती। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जब मान लीजिए जैसे मैंने एक गैंग्रीन का पेशेंट था, मैंने उसको बहुत लंबे समय तक सेवा की और 70% वो महिला ठीक हो गई थी। विमला रावत नाम था। 70% जब आपका पेशेंट ठीक हो जाए, कोई डेस्टिट्यूट पेशेंट जिसके पूरे दोनों पैर सड़ गए थे, आपको मैं बताऊं, जब हम उसको तेलीबाग वो जगह थी, और जब मैंने उसको वहाँ से उठा करके रेस्क्यू किया था और हम लोग बंधु हॉस्पिटल ले गए थे, तो उसने, जब हमने स्ट्रेचर पे लिटाया था और उसने मुझे गुस्से में लात खींच के मारी थी, तो आगे का उसका पंजा जो था वो पूरा कीड़ों ने खा रखा था, तो वो गल गया था। वो देखने में लग रहा था कि पंजा है, वो पूरा गला हुआ था हिस्सा था।
और वो हिस्सा सोचिए आप मेरे ऊपर आकर के गिरा, तो वो मंजर क्या रहा होगा। और हमारी परवरिश ऐसी रही है कि मुझे साफ़ सफाई बहुत प्रिय थी, और सोचिए कि हमें कौन से काम जब वो सब करने पड़े, तो वो चीज़ें वो उस वजह से हम नहीं भूल पाते। 70% उसका मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट कराने के बाद में वो 70% ठीक हुई। एक मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, 2-3 दिन तक हम जा नहीं पाए, घर में बेड रेस्ट पे आ गए, और जब मैं वापस गई तो मैंने विमला को खो दिया। वो तकलीफ़ नहीं भूलती है। या अभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि पता चला कनाडा में या कहीं बाहर रह रहे हैं बच्चे, और वो वहाँ से फ़ोन करके कह रहे हैं कि अब हमसे अपने पिताजी का दुख नहीं देखा जा रहा है, और आप उसको वेंटिलेटर से हटा दीजिए। सोचिए अंत समय वेंटिलेटर से हटाने के लिए मैं 3 दिन के लिए सिर्फ आऊँगा, और उस 3 दिनों में एक दिन मुझे पेपर्स साइन करने, एक दिन में क्रिमेशन करना है, तीसरे दिन की हमारी वापसी की फ़्लाइट है। तो जो ये टारगेट लेके आके आते हैं वो फिर आपको तकलीफ दे होती हैं। कुछ ऐसा केस होता है कि एक बेटिया, जो कि माना जाता है कि बेटे बुरे बन सकते हैं, बहुएं बुरी हो सकती हैं, लेकिन बेटियां नहीं हो सकती हैं। तो एक केस ऐसा आया कि माँ ने एक मजबूर माँ जो जैसे खा पी नहीं पाती थी, तो उन्होंने कहा कि बिटिया हमें दूध ही दे दो, उसने खौलता हुआ दूध उनके मुंह पे डाल दिया। तो एक वो बेटी का केस आता है। तो वो डिफरेंट फील्ड पे डिफरेंट केसेस। अभी हमने दीपक महाजन जी के भैया का जब डेथ हुई, जब नोन बॉडी, वही फिर बात आ गई, जब मैं उनका केस हैंडल कर रही थी, मुझे किसी डेड बॉडी से कोई डर नहीं लगता था, और अचानक से पता चला कि जब मुझे उनकी बॉडी को क्रिमेट करना है, उनकी बॉडी इतनी हैवी थी और बड़ी थी कि वो एक मारुति वैन में नहीं आ पा रही। तो उस समय हमारे पास मारुति वैन लगी हुई थी, जो बीच का दरवाज़ा खुलता है, मारुति वैन ही तो बोलते हैं ना उसे। तो वो मारुति वैन वाला जो दरवाज़ा था, मेरे पास टारगेट ये था। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि आज तुम बॉडी पकड़ के बैठ जाओ, मैं ड्राइव कर लूँ। तो ड्राइवर ने कहा कि पता नहीं क्या उसके भी दिमाग में आया, वैसे वो तो बहुत कोऑपरेट करता था। उसने कहा कि मैं बॉडी तो नहीं पकड़ूंगा मैडम, अब देख लो, वरना मैं गाड़ी भी नहीं चलाऊंगा। तो वो मैं गाड़ी अगर चलाने को कहेंगी तो बॉडी आपको पकड़नी। अब मेरे पास टारगेट ये था कि बॉडी आ नहीं पा रही थी वैन में, मुझे एक पैर लगा करके रखना था ताकि वो दरवाज़ा खुला रहे, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी बाहर उनके पैर से। और जो बॉडी बैग का जो आँखों वाला हिस्सा था, जनरली बॉडीज़ जो होती हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी। मॉर्चरी से जब मैंने उनको उठाया है तो उनकी आंखें खुली हुई थी। वो आंखें लगातार, रात का समय था, 10:30 या 10:45 ऐसी कुछ हो रहा था, वो आंखें लगातार मुझे घूर रही थी। मेरे पास टारगेट ये था कि गाड़ी अगर मुड़ेगी तो बॉडी बाहर ना चली जाए, मुझे वो पैर से टिकाना था, एक हाथ से बॉडी पकड़नी थी। वो मंज़र मुझे नहीं भूलते। तो वो इतने सारे मंज़र हैं, इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे किस्से हैं, और हर केस का एक अपना एक स्टोरी होता है। तो चीज़ें नई जहन से जाती हैं। मैंने बताया ना, जब चीज़ें नहीं जाती हैं तो फिर मैं उतारती हूँ, कागज़ पे उतार देती हूँ, तो थोड़ा सा लाइट फील करते हैं, और नॉर्मल लाइफ फिर हम अपनी स्पेंड कर पाते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं तो अभी भी खुशी जोन में हूँ, अभी काम भी है बहुत सारे, तो मुझे निकलना पड़ेगा वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा गांव पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, और सुनते रहिए गांव रेडियो, सुनिए गांव की आवाज़, बनिए गांव की आवाज़।